सो टुडे आपके पास है ओनरशिप रिव्यू ऑफ होंडा RS 350 CB 350 RS। ये बाइक जो है मैंने 2023 में ली थी, आई थिंक अप्रैल या मई 2023 में। एंड ऑलमोस्ट अभी 3 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं ये बाइक को। तो मैं आपको इसका एक रिव्यू दूंगा कि बाइक कैसी है चलने में, इसके पॉजिटिव क्या है, इसके नेगेटिव्स क्या है, किसको ये लेनी चाहिए, इसका मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू दूंगा। बाइक मेरी ऑलमोस्ट 16,941 किलोमीटर्स चल चुकी है और इस पर मैंने काफ़ी सारे लॉन्ग राइड्स भी किए हैं, शॉर्ट राइड्स भी किए हैं, सिटी राइड्स किए हैं, फिर थोड़े से ऑफ राइड्स भी किए हैं, ट्रैफिक में भी चलाया है, प्लेन हाईवे पे चलाया है, एमटी हाईवे पे चलाया है, नॉर्मल स्पीड्स पे चलाया है, हाई स्पीड्स पे भी चलाया है। तो इसका कैसे ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस कैसे है ये मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके पॉजिटिव्स। बाइक के पॉजिटिव्स क्या हैं? सबसे पहला इसका पॉजिटिव है इसका इंजन। इसका जो इंजन है 350 सीसी का जो इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, नेचुरली कूल्ड है। इसमें कोई ऑयल कूलिंग नहीं है या फिर लिक्विड कूलिंग नहीं है। तो ये अबाउट 20 PS की पावर जनरेट करता है और अबाउट 29 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि बहुत ही सफिशेंट है हमारे इंडियन रोड की कंडीशन के हिसाब से। और इसका जो इंजन है वो बहुत ही रिलायबल है। अभी इसमें मैंने बहुत लंबी राइड्स की हैं, ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स सिंगल डे में, और इसमें बिल्कुल भी मुझे हीटिंग का कोई इशू नहीं आया या फिर इंजन ओवरहीट के कोई स्टॉलिंग का इशू नहीं आया है। बाइक बहुत ही स्मूथ है, इंजन बहुत ही स्मूथ है, इसका रनिंग भी बहुत ही स्मूथ है। ओवरऑल इंजन परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। कंपेयर करूँगा रॉयल इनफील्ड से, तो रॉयल इनफील्ड से भी इसका इंजन परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। वाइब्रेशंस बहुत ही कम है। जब आप हाई स्पीड्स पे रन करेंगे तो आपको थोड़े से वाइब्रेशन इसमें फील होंगे फुटपेक्स में, नहीं तो फिर इसमें हैंडल में आपकी कहीं पे कोई भी वाइब्रेशंस नहीं है। सेकेंड इसका प्लस पॉइंट मैं बोलूँगा इसकी टायर प्रोफाइल्स। आगे का जो टायर साइज़ आप अगर देखोगे तो जैसे आप देखोगे इसके आगे का टायर जो है 19 इंच का है, जो कि इस सेगमेंट में सबसे बड़ा टायर है। और पीछे का जो टायर है वो है 16 इंच का है, लेकिन उसकी विड्थ जो है इन क्लास में सबसे बड़ी है। ये ऑलमोस्ट 150 सेक्शन का टायर है। आगे का 100 सेक्शन विड्थ है, 19 इंच उसका साइज़ है। तो टायर जो है इस सेगमेंट में 350-60 सेगमेंट में इसके टायर प्रोफाइल बहुत ही अच्छे है। आगे का टायर बड़ा होने के कारण जो स्पीड बम्प्स है या फिर जो अनइवन रोड्स है, पॉटहोल्स है, उसमें से गाड़ी इतनी इजीली ग्लाइड कर जाती है, आपको कोई शॉक या कुछ जर्क्स महसूस नहीं होते जितने आपके दूसरे गाड़ी में होंगे। तो ये पॉटहोल्स को एकदम इजीली पूरा खा जाती है। पॉटहोल्स के ऊपर से बहुत ही आराम से, या फिर स्पीड ब्रेकर के ऊपर से भी बहुत आराम से निकल जाती है। थर्ड इसका जो पॉइंट है वो है इसके टॉल गियर रेशियोस। इसमें टॉर्क बहुत ज़्यादा है और इसके गियर रेशियोस भी बहुत टॉल है, तो हर गियर में गाड़ी बहुत ही लंबा खींचती है। फोर्थ गियर में ही ऑलमोस्ट 100-120 क्रॉस कर जाती है गाड़ी, तो कभी कभी फिफ्थ गियर डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। फिफ्थ गियर में मोस्टली कुछ पावर तो नहीं मिलता है, गाड़ी एक सेम स्पीड पे ही, एक जो आपका फोर्थ गियर में आप टॉप में जो स्पीड अचीव करते हो वही स्पीड फिफ्थ गियर में कंटिन्यूस रहती है। तो फिफ्थ गियर में कोई पावर नहीं मिलता है, गाड़ी सिर्फ एक क्रूज़ करती है। तो इसका गियरिंग भी अच्छा है, मुझे प्रेफरेबली ये गियरिंग अच्छा लगता है। बाकी ये चॉइस के ऊपर डिपेंड है, कुछ लोगों को शॉर्ट गियरिंग अच्छा लगता है, कुछ लोगों को टॉल गियरिंग अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है टॉल गियरिंग अच्छा है, क्योंकि फिर ट्रैफिक में क्या होता है, एक ही गियर पे गाड़ी चलाने को बहुत ही ईजी पड़ जाता है। तो जैसा मैं कह रहा था कि ट्रैफिक में टॉल गियरिंग बहुत ईजी पड़ती है। एक ही गियर पे आप गाड़ी चला सकते हो। मोस्टली फर्स्ट गियर इसका 30-40 तक जाता है, तो ट्रैफिक में आप फर्स्ट गियर पे ही चाहे तो सेकेंड गियर भी कभी कभी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थर्ड इसका अच्छा पॉइंट है इसका एग्जॉस्ट नोट। इसका एग्जॉस्ट नोट बहुत ही यूनिक है। विदाउट एनी मॉडिफिकेशन इसका ये एग्जॉस्ट नोट इतना अच्छा आवाज़ देता है।
जो कि बुलेट में आप मॉडिफिकेशन करा के बाद जो आवाज़ निकाल सकते हो फटाके वाला, वैसा आवाज़ इसका जो एग्जॉस्ट स्टॉक एग्जॉस्ट है उसमें ही वैसा आवाज़ आ जाता है। तो इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है वो बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू हाइनेस, और दूसरी जो उनकी CB350 है उससे भी इसका जो साउंड है वो बहुत अच्छा है, कंपेयर टू उनसे अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट इसका अच्छा पॉइंट है कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट लो है। होंडा की सर्विस तो अच्छी रहती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं है इसके। मैंने अभी मेरे फ्री सर्विस तो कंप्लीट हो गए थे, 6 फ्री सर्विस आते हैं, उसके बाद में मैंने 2 पेड सर्विसिंग कराई। उनके पेड सर्विसर की AMC भी रहती है, जो उस AMC में 2 सर्विस आपको मिलते हैं, जिसमें लेबर चार्ज वो लोग नहीं लगाते हैं, सिर्फ मिनिमम जो मटेरियल कॉस्ट है वही लगाते हैं। तो कंपेरेटिवली होंडा की सर्विसिंग बहुत अच्छी है, उनके स्पेस पार्ट्स अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। आपको ज़्यादा कुछ अगर मेजर प्रॉब्लम आ भी जाता है आपके इसमें, तो भी उनके आपको हमेशा असिस्टेंस मिलेगा। उनका स्पेस पार्ट अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। फिर उनका रोड साइड असिस्टेंस भी आता है, RSA आता है, वो अगर आप परचेज़ के टाइम लेते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा फ़ायदा है। कभी आपकी गाड़ी कहीं पे बाई चांस कुछ हो गया और कुछ आपको असिस्टेंस लगा, तो वो RSA आपको हमेशा वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, 24 आवर्स इनकी हेल्पलाइन है, तो वो आपको वैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका पिकअप कंपेयर टू हाइनेस और जो CB350 है उससे थोड़ा बेटर है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है गियरिंग रेशियो के कारण इसका गियरिंग रेशियो कुछ ऐसा, या फिर उसका स्प्रॉकेट कुछ अलग होगा वो दोनों से। तो ये इसका पिकअप वो दोनों से बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसका साइड बाय साइड रेस लगाओगे CB350 हाइनेस 350 से, तो ये उन दोनों को पीछे कर देती है। ये उन दोनों को क्या है, ये तो हंटर को भी पीछे कर देती है। हंटर को, बुलेट को तो ये बुलेट इसके आसपास भी नहीं भटकती, बुलेट और क्लासिक 350। तो उनसे तो इसका पिकअप बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही जल्दी 100 पहुँच जाती है। और मैक्सिमम इसको मैंने अभी तक 145 तक चलाया है। तो उस स्पीड पे भी बहुत ही स्टेबल है गाड़ी, इसमें कुछ ऐसा वॉबलिंग या इसका कुछ इशू नहीं आता है। थोड़ा बहुत इनिशियली मुझे वॉबलिंग का इशू आ रहा था, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा कि वो मैंने कैसे टैकल किया है। तो ये कुछ थी गाड़ी की बहुत ही अच्छी बातें। अभी इसके थोड़े से नेगेटिव पॉइंट पे आते हैं। 3 साल में मैंने इसके चलाया और इसमें मुझे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मिले हैं, तो वो मैं नेगेटिव पॉइंट्स आपको शेयर करूँगा कि ये गाड़ी के नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। और वैसे हम लोग फिर आपकी राय के ऊपर ये गाड़ी आपको लेना है कि लेना, आप डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहला इसका नेगेटिव पॉइंट जो है वो है इसका जो डिज़ाइन, ओवरऑल डिज़ाइन है। अभी ये जो अगर देखोगे यहाँ पे, इसका जो फ्रंट का जो मडगार्ड है वो शॉर्ट मडगार्ड आता है, इसमें सिर्फ इतना ही मडगार्ड आता है यहाँ तक, ठीक है। ये ओरिजिनल रहता है, इसके बाद का कुछ नहीं रहता है, ये पूरा ओपन रहता है। तो क्या होता है, बारिश के टाइम ना एक गाड़ी इतनी गंदी होती है, इतनी गंदी होती है। आप एक 5 मिनट की राइड में जाओगे ना, तो ये पूरा सेशन, यहाँ का पूरा सेशन भर जाता है चिक्कर, ये मड से। और ये मड से भरने के बाद ना फिर इंजन गर्म होने लगता है। तो बारिश के टाइम ये गाड़ी को चलाना मतलब बहुत ही तकलीफ़ है। आप एक राइड पे जाओगे आओगे और तुरंत आपको गाड़ी धोनी पड़ेगी। तो ये एक है शॉर्ट, इसका जो मडगार्ड होने के कारण पूरा जो इसका मड है यहाँ पे स्प्लैश हो जाता है, यहाँ तक आपके कपड़े वपड़े भी गंदे हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने अभी होंडा वाले जो है वो रबर का आपको ऐसा एक्सटेंशन देते हैं, लेकिन वो यूज़फुल नहीं है। वो रबर का क्या होता है, वो जब स्पीड पे आप चलाओगे तो वो फ्लैप हो जाता है। वो फ्लैप हो गया तो भी कीचड़ आने ही लगता है। तो मैंने ये CS का एक एक्सटेंशन आता है इसका स्पेशल, वो मैंने लगवा लिया था। इसके बाद काफ़ी हद तक इसका जो कीचड़ का स्प्लैशिंग है वो कम हो गया है, बहुत ही कम। मतलब आप बोल सकते हो 90% अभी स्प्लैशिंग नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट आया था, अभी इसके जो इंजन गार्ड आता है वो आपको होंडा के टिपिकल जो रहते हैं ना शाइन बीन में, वैसे टाइप के आते हैं। तो इतनी बड़ी गाड़ी को ऐसे फालतू वाले को गार्ड देते हैं, वो गार्ड तो एकदम बिल्कुल बकवास है। तो मैंने अलग से एक इंजन गार्ड बिठाया था, ये बड़ा वाला, इसमें ये BS के ये भी है। तो ये गार्ड जब मैंने लगाया, अभी यहाँ पे एक्सटेंशन लगाने के कारण ये एक्सटेंशन ये प्लास्टिक का है, ये हमेशा ये गार्ड को ठोकता था। तो हमेशा वो चलाते समय थोड़े से भी गड्ढे में से गाड़ी खड़ आवाज़ आते रहता है। तो मुझे यहाँ पे एक जुगाड़ लगाना पड़ा, एक मैंने स्पंज यहाँ पे लगा दिया है, तो उससे अभी आवाज़ आना बंद हो गया।
नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जो मैंने जैसे बोला आपको, रियर प्रोफाइल का टायर बहुत बड़ा है। तो जब ये बारिश में गाड़ी चलती है तो यहाँ पे भी ये जो पीछे का जो इंटीरियर वाला ये जो मडगार्ड है ये भी बहुत शॉर्ट है। तो इतना बड़ा टायर है, इससे इतना कीचड़ उड़ता है, ये पूरा सेक्शन भर जाता है, कीचड़ इधर तक आता है। और पीछे का भी ये बहुत बड़ा इसका टेल है, तो ये जो पीछे बैठता है उसके कपड़े ख़राब होना तो बहुत ही लाजमी है। तो इसका एक पॉइंट है कि ये बारिश के दिनों में गाड़ी को चलाना बहुत ही मुश्किल है, उसको मेंटेन करना भी बारिश के टाइम में बहुत मुश्किल है। सेकंड इसका था, जिसका जो साड़ी गार्ड था यहाँ पे बहुत ही अगली था, वो साड़ी गार्ड मैंने निकाल दिया। उसके बाद में गाड़ी का जो लुक बना है बहुत ही अच्छा था। वो साड़ी गार्ड जो है एकदम फालतू डिज़ाइन का साड़ी गार्ड था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। नेक्स्ट इसमें एक सिंगल हॉर्न ही आता है CB350 में। मैंने स्पेशल शोरूम वालों से बता के डुअल हॉर्न लगा के लिए, जिसे एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लिए उन्होंने। हाइनस में आपको डुअल हॉर्न आते हैं, शायद CB350 में भी आते हैं, इसमें सिंगल हॉर्न ही आता है। तो वो सिंगल हॉर्न इतना अच्छा नहीं है। अभी मैंने डुअल हॉर्न लगाए तो फिर इसका थोड़ा हॉर्न का जो पावर है वो थोड़ा अच्छा लग रहा है, अभी आवाज़ भी अच्छा था। नेक्स्ट इसका है हेडलाइट बहुत ही मतलब वीक लगती है मुझे। हेडलाइट इतनी अच्छी नहीं लगती है, हेडलाइट इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने ऑक्सिलरी लाइट्स इसमें बिठा के लिए मैडॉक के, जो कि मुझे कॉस्ट किया अराउंड 10,000 रुपीज़। उसके बाद में गाड़ी का जो लाइट का जो थ्रो है रात के टाइम का, वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेटर हो गया है। तो ओरिजिनल जो गाड़ी के हेडलाइट है उनका थ्रो इतना अच्छा नहीं है, अपर डिपर दोनों भी अच्छा नहीं है। तो ऑक्सिलरी लाइट्स आपको लगानी पड़ेंगी अगर आप नाइट में ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं तो। नेक्स्ट इसका क्लस्टर है सेमी एनालॉग है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिजिटल इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, बाकी एनालॉग इसमें स्पीडोमीटर है। यहाँ पे आपको बाकी सब इसमें सिर्फ गियर पोजीशन इंडिकेटर तो नहीं है, न्यूट्रल पोजीशन आता है इसमें। बाकी इसमें टॉर्क ट्रैक्शन कंट्रोल का दिखता है आपको ऑन ऑफ, और फिर बाकी के मोड दिखते हैं, कौन सा है ये, ABS का सिग्नल आता है इसमें, इंजन का भी लाइट आता है इसमें। तो इसका जो मतलब डिजिटल क्लस्टर नहीं है अभी इस प्राइस रेंज में। बाकी के आप इसके कॉम्पिटिटर देखोगे या फिर इससे जो लोअर वेरिएंट है, जो 150 सीसी की जो गाड़ियाँ हैं उसमें भी अभी डिजिटल क्लस्टर आने लगे हैं, जिसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन है। तो अभी तक ये मॉडल में इन्होंने होंडा ने अपडेट नहीं किया है, और इसका जो प्राइस है उस हिसाब से तो मुझे लगता है इसमें डिजिटल क्लस्टर आना चाहिए। नेक्स्ट इसका बहुत बड़ा एक इशू में शायद डील ब्रेकर भी हो सकता है, वो मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसमें पेंट चिपिंग का इशू और रस्टिंग का इशू है। जैसे आप देखो अभी 3 ही साल गाड़ी को हुआ है, तो ये अभी क्रोम के पार्ट्स है, ये क्रोम के है कि नहीं, अभी क्रोम तो बोल रहे क्रोम के है, लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे इसमें धीरे धीरे रस्टिंग पकड़ने लगी है। ये आप देखोगे यहाँ पे भी जो मेन शॉट है यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी रस्टिंग आने लगी है। यहाँ पे जो पेंट था हैंडल के यहाँ पे ये उतरने लग गया है। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे पेंट चिपिंग शुरू होना हो गया है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे आएंगे इंजन के यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये थोड़ा सा पेंट यहाँ से इंजन का भी निकल गया है। रस्टिंग अभी इसमें रस्टिंग तो शुरू हो चुकी है, अगर आप देखोगे। अभी मैं तो इसको ट्राई करता हूँ बहुत क्लीन रखने का, लेकिन इसमें ये रेनी सीज़न में अगर आप बहुत चलाओगे गाड़ी तो गारंटी आपका रस्टिंग जो है वो डबल फास्ट रेट से होगा। ये देखिए यहाँ पे, देखिए ये पेंट निकल रहा है, ये यहाँ पे पेंट निकल रहा है, यहाँ पे रस्टिंग आना शुरू हुई। ठीक है, तो ये देखिए, तो पेंट चिपिंग जो है इसका मेजर इशू है। होंडा की सभी गाड़ी का है, होंडा की सभी गाड़ी का पेंट का जो इशू है वो है, मतलब ऐसा नहीं कि इसी मॉडल में है, बाकी सब में भी इसका पेंट का बहुत इशू है, रस्टिंग का इशू है। तो ये देखिए शॉक एब्सॉर्बर को भी देखिए, गर्मी में भी थोड़ी धीरे रस्टिंग आने लग गया है। तो मैंने तो भी इसको बहुत ही कम मानसून में चला, 1-2 राइड्स ही गया हूँ। बाद में जब मैंने देखा कि हवा इसका ये रस्टिंग बहुत ही जल्दी पकड़ने लगता है इसको, तो फिर मैंने मानसून में इसको चलाना ही बंद कर दिया। तो इसका चेन को हमेशा आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप चेन मेंटेन नहीं करेंगे
तो ये आवाज़ करने लगती है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा वॉशिंग करते हैं बाहर के सर्विस सेंटर जो कि ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर आप इसको कराएंगे तो ये चेन इतना जल्दी रस पकड़ता है। तो इसको आपको हमेशा लुब्रिकेशन करता रहना पड़ेगा। हर 3-3, 4-4 महीने में लुब्रिकेशन करना है, क्लीनिंग करना है, नहीं तो ये चेन बहुत ही जल्दी जंग पकड़ लेता है। नेक्स्ट इसमें जो ओरिजिनल टायर थे वो ऐसे डुअल पर्पज़ वाले थे, ब्लॉक पैटर्न वाले थे। आगे का भी ब्लॉक पैटर्न था, पीछे का भी ब्लॉक पैटर्न था। अभी जब गाड़ी मैंने ली थी तो पहले 6 महीने तक तो टायर ठीक थे, लेकिन फिर जो उसमें से उसका वेयर एंड टेयर हुआ तो फिर गाड़ी में वॉबल आना शुरू हो गया। मतलब थोड़ा मैं 120 क्रॉस करता था तो वॉबल आना शुरू हो जाता था। तो वो टायर का ही प्रॉब्लम था उसमें। जो ब्लॉक पैटर्न के टायर से ऑल पर्पज़ के, उसमें इतना ग्रिप अच्छा नहीं था। तो फिर मैंने ये टायर्स नए डलवाए, उसमें रेडियल टाइप के टायर्स हैं दोनों आगे और बैक में। ये रेडियल टायर्स डालने के बाद गाड़ी का जो ओवरऑल हैंडलिंग है वो बहुत ही इम्प्रूव हो गया। गाड़ी हाई स्पीड पे इतनी स्टेबल है और कॉर्नरिंग भी बहुत अच्छी होती है। ऊपर से आप इजीली बीच में से निकल सकते हो, दो गाड़ियों के बीच में से इजीली फ्लिक कर सकते हो। फ्लिकेबिलिटी जो गाड़ी की है वो बढ़ गई है। तो ये चीज़ है कि टायर्स जो इसमें ओरिजिनल आते हैं वो शायद आपको 2 साल के बाद चेंज करने पड़ेंगे। रेडियल टायर्स आप डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पॉइंट है बैटरी का। तो बैटरी का जो पॉइंट है गाड़ी का, अभी 3 साल हो गए मेरी गाड़ी को, बीच में बैटरी का इशू आने लग गया है। अभी कल ही मैं सर्विस सेंटर जाके आया था, बैटरी मेरी फॉल्टी दिखा रही थी और उन्होंने चार्ज करके दी है। वो बोल रहे कि आप बाहर से नई दूसरी एमेरॉन की बैटरी डाल दो। इनके जो लोकल बैटरी का वेंडर है वो, उसकी जो बैटरी है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है बैटरी की, तो वो हर 1-2 साल में प्रॉब्लम देती है। मोस्टली जो अभी होंडा का एक ग्रुप है, वो ग्रुप में मैं देखता हूँ मैसेज, बहुत लोगों को बैटरी का प्रॉब्लम आता है। ये की स्विच का भी प्रॉब्लम आता है कि की स्विच में डालने के बाद इग्निशन जलता नहीं है, स्विच मारने के बाद गाड़ी अटकती है, स्विच अटकता है, ये प्रॉब्लम होता है। तो वो सब बैटरी का ही फॉल्ट है। तो बैटरी जो गाड़ी की ओरिजिनल आती है, और या फिर होंडा जिस वेंडर से बैटरी लेता है वो वेंडर बहुत ही बकवास है। 2 साल में अगर आपकी नई गाड़ी की बैटरी अगर ख़राब हो रही है और आपको बाहर से अलग से बैटरी डालनी पड़ रही है तो बराबर नहीं है। आपकी कॉस्ट लगभग 2.5 लाख के ऊपर है गाड़ी की, और उसमें आप बैटरी ऐसी घटिया डालते हो तो फिर वो एक अच्छा पॉइंट नहीं है। तो वो एक पॉइंट मुझे अभी जो सर्विस करा के आया मैं, उसमें फिर मुझे पता चला कि बैटरी जो है वो ख़राब है, मुझे बाहर से डालनी पड़ी। फ़िलहाल तो इसकी चार्जिंग कर ली है मैंने, तो फ़िलहाल तो गाड़ी चलेगी। अभी उसको मैं थोड़े दिनों में बाद में बैटरी को चेंज कर पाऊँ। अगर बैटरी बंद पड़ जाती है, अगर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है फुल बैटरी डाउन होने के बाद, तो फिर गाड़ी स्टार्ट कैसे करेगा। तो वैसे 2-3 बार मेरे साथ हो चुका है। वैसे ये अगर आपको मतलब धक्का स्टार्ट करना आता है तो फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। सेकंड गियर पे डालना है और ऐसी ढलान पे आपको लेके जाना है क्लच दबा के, और जैसी गाड़ी थोड़ी सी स्पीड पकड़ ले 20-25 की, वो क्लच छोड़ देना है और उसी टाइम सेल्फ भी मारना है। वो एक प्रिसीशन में करना पड़ता है, वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे तो आता है क्योंकि मेरी पिछली गाड़ी थी हंग 150 थी हीरो की, उसमें भी बैटरी का इशू आता था। तो मुझे वो आता है, उसमें किक था तो किक से मैं स्टार्ट कर लेता था। लेकिन वो मुझे आइडिया है तो मैं वो कर लेता हूँ। तो जिसको अगर धक्का स्टार्ट करने को नहीं आता और फिर बैटरी का प्रॉब्लम हो गया तो आप फंस जाओगे। ठीक है, तो ये था मेरा 3 साल का गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू। तो जैसे मैं आपके इसमें आपको कुछ गाड़ी के अच्छे पॉइंट्स बताए, कुछ गाड़ी के नेगेटिव पॉइंट्स बताए। तो गाड़ी का जो मुझे कॉस्ट पड़ी थी ऑन रोड, जो पड़ी थी 2,68,000, 2,68,70 ऐसा कुछ तो भी मुझे ऑन रोड पड़ा था उस टाइम 2023 में, अप्रैल या मई में। तो अभी तो GST रिवाइज़ हो गया है तो शायद गाड़ी का प्राइस कम हुआ है, 20,000 या 25,000 से कम हुआ है गाड़ी का प्राइस। और उसके बाद में मैंने इसमें एक्सेसरीज़ बहुत सारी लगाई थी। ये नक्कल गार्ड्स लगाए थे, इसमें वाइज़र नहीं आता, ये वाइज़र लगाया था। नक्कल गार्ड्स लगाए, वाइज़र लगाया, उसके बाद में ये आपको इंजन गार्ड लगाया। उसके बाद में बैकरेस्ट नहीं आता है, बैकरेस्ट लगाया। बिना बैकरेस्ट के गाड़ी थोड़ी सी ऑड लगती है, बिना बैकरेस्ट के भी आप देखोगे शोरूम में तो थोड़ी सी गाड़ी ऑड लगेगी आपको।
गाड़ी में बैक रेस्ट चाहिए, तो बैक रेस्ट मैंने लगाया। होंडा का जो हाइनेस का बैक रेस्ट आता है वो इसमें फिट नहीं हो पाता, क्योंकि हाइनेस का थोड़ा पीछे का स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, तो इसको मैंने दूसरे बाहर से अलग से लगाया। फिर इसमें एडॉक के लाइट्स लगाए हैं, इंजन गार्ड, बैक रेस्ट। तो लगभग मैंने इसमें पकड़ोगे तो अभी 20,000 तक की एसेसरीज़ लगाई है। तो ये गाड़ी मेरे को ओवरऑल 3 लाख तक गई है एसेसरीज़ के साथ। और 3 साल में मुझे गाड़ी में कुछ मेजर इशू तो नहीं आया है। मैंने चलाई इसको। अभी इसमें राइडेबिलिटी, जो राइड क्वालिटी है, अभी सीट अगर आप देखोगे सिंगल सीट है, ये इसमें जो सीट है वो सिंगल सीट है। अभी सिंगल सीट के एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। सिंगल सीट होने के कारण तो मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा स्लिम एंड ट्रिम है कंपेयर टू हाइनेस और CB350। उनमें सीट आपको स्प्लिट टाइप की मिलती है। राइडर की सीट थोड़ी ज़्यादा फोम वाली, पीछे की भी थोड़ी अच्छी फोम वाली है। तो सीट क्वालिटी अगर मैं देखूँगी तो इसमें सीट क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है वो दोनों से। नेक्स्ट पॉइंट है इसका हैंडल बार जो है वो थोड़ा नीचे है। इसमें जो आप स्टांस जो है थोड़ा सा एग्रेसिव स्टांस है, और हाइनेस और इसमें थोड़ा अपराइट स्टांस है। उनका हैंडल थोड़ा ऊपर है तो उसमें थोड़ा रिलैक्स है, इसमें थोड़ा स्पोर्टी है। ये थोड़ा स्पोर्टी लुक के लिए बनाई है और स्पोर्टी लुक के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया, तो इसमें वैसा ही पोस्चर है। राइडेबल क्वालिटी को तो मैं अगर मैंने इस पर, जैसे मैंने आपको कहा, मैंने इसमें 1 डे में 500 किलोमीटर्स किए थे। वो 500 किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा हो गए थे मेरे हिसाब से भी, बहुत मतलब मेरे क्षमता के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गए थे 500। मैक्स टू मैक्स आप इसमें आराम से 150 किलोमीटर की राइड कर सकते हो। 150 से ज़्यादा 200 किलोमीटर कर सकते हो। उसके बाद फिर ये आपको तकलीफ़ देना शुरू करेगी। आपके बैक में पेन होगा, आपके हाथ में पेन होगा, आपके पैर में भी पेन होगा। तो ये है कि ज़्यादा मतलब वो डिपेंड करता है अभी कैसे राइड टू राइड। जिसको ज़्यादा लॉन्ग टूर का एक्सपोजर है वो चला सकता है। गाड़ी में आपको कुछ धोखा नहीं देगी, लेकिन कैसे आपकी बॉडी भी उतना सस्टेन करनी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 किलोमीटर के राइड के लिए गाड़ी बहुत ही परफेक्ट है। टैंक रेंज भी इसका अच्छा है। इसमें भी टैंक रेंज मुझे याद नहीं कितना, लेकिन शायद 12-13 लीटर ही होगा। एवरेज अगर आप इसको बहुत ही प्यार से चलाओगे 90-80 के स्पीड से कॉन्स्टेंटली, तो ये आपको 45 तक का एवरेज दे देगी। अब जैसे आपका अंदर का बीस्ट जाग गया और आपको भगाने का थोड़ा चुल मच गया 120 के ऊपर, फिर एवरेज इसका 30 तक आ जाता है। गाड़ी भागती बहुत मस्त है, पिकअप भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि जो लोग छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी पे अपग्रेड होना चाहते हैं, जैसे 150 जैसे मैंने किया था, तो उनके लिए स्टार्टर बाइक बहुत अच्छी है। जैसे बिगनर बाइक आप इसके ऊपर इसको चला सकते हो 4-5 साल, फिर इसके ऊपर और आगे की बड़ी हेवी सेगमेंट की गाड़ी पे आप अपग्रेड कर सकते हो। ये गाड़ी का पिकअप मॉडरेट है, तो आपको धीरे धीरे बड़ी गाड़ी का एक्सपीरियंस आएगा। गाड़ी में वेट भी ठीक ठाक है, आपको उसका हैंडलिंग का भी अंदाज़ा आ जाएगा। तो मैं कहूँगा कि अगर आप 350 सीसी में कोई गाड़ी लेना चाहते हो तो, और आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप ट्राई करो। आप रॉयल एनफील्ड की भी ट्राई कर सकते हो, उनका तो दबदबा है मार्केट में। अगर आप लेकिन आप हंटर और इसको फेस टू फेस कंपेयर करोगे और दोनों की राइड अगर सेम टाइम लोगे, हंटर 350 की और इसकी, तो आपको क्लियर कट उसमें डिफरेंस दिखेगा। मैंने वही किया था, मैंने हंटर और इसकी दोनों की साइड बाय साइड राइड ली थी, और उसके बाद वो डिफरेंस जानने के बाद फिर मैंने इसको बुक किया था। तो जैसे मैं बोला कि डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। तो यही था मेरा एक शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग द ओनरशिप ऑफ दिस होंडा CB350 RS।